सपोज़ करिए कि किसी कंपनी में कुछ मशीनें अचानक से ख़राब हो जाती हैं, तो जो वर्कमैन है यानी कि जो कर्मकार हैं, उनका काम कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। तो क्या उनको छुट्टी दे दी गई है या फिर उनको निकाल दिया गया है, काम से निकाल दिया गया है? इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है लेबर लॉ के यूनिट 3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके क्या क्या उसमें धाराएं हैं, कौन कौन से वाद हैं और किस तरह से आंसर को फॉर्मेट करना है, ये सारा चीज़ मैं आज के ऑडियो क्लास में आपको बताने वाली हूँ। तो क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो उस फॉर्मेट को लिख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए एक आसान तरीका रहे रिवीजन करने का। सबसे पहले इसके लिए आपको क्वेश्चन लिखना होगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ले ऑफ? जबरी छुट्टी क्या होती है, इसको व्याख्या करना है। जबरी छुट्टी से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं? स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग ले ऑफ। दूसरी ओर है छटनी की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट। और अधिनियम के अंतर्गत छटनी का विवेचन करना है, क्या क्या शर्तें दी गई हैं, उसकी आवश्यक शर्त वो बताना है। और लास्ट में इसको कंपाइल करना है आपको, छटनी और जबरी छुट्टी में क्या अंतर है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत। तो अब आपको आंसर शुरू कहाँ से करना है? सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा ले ऑफ को, यानी कि जबरी छुट्टी को। और डिफाइन करने के लिए आपको जाना होगा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2K में, जिसमें इसकी परिभाषा दी गई है। अब पहले जो बुक में जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको परिभाषा बताती हूँ। किसी ऐसे श्रमिक को जिसका नाम मास्टर रोल यानी रजिस्टर जो है उसमें दर्ज है और जिसकी छटनी नहीं हुई है, कोयला, विद्युत शक्ति या अन्य कोई कमी के कारण यंत्र में, मशीन में खराबी आ गई है और उस समय काम करने में असमर्थता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जबरी छुट्टी यानी ले ऑफ। अब इसका मतलब क्या है कि वर्कमैन को अस्थायी रूप से काम से अलग रखने का काम रोका गया है। मतलब बिना कार्य के कर्मचारी को खाली बैठाए रखने का प्रश्न जो है उस समय उठता है जबकि किसी कारण के आधार पर कर्मचारी काम करने के असमर्थ हो। मतलब वो काम तो कर सकते हैं लेकिन उद्योग में ही कुछ प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि मशीनें अचानक से ख़राब हो गई है, मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? वर्कमैन जो है वो आराम करेंगे, उनका काम रोक दिया जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? ले ऑफ। अब इसमें कर्मचारी काम नहीं करता है, पर कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में संबंध बना रहता है, पहली बात। और यदि कोई कर्मचारी जबरी छुट्टी की स्थिति में पूर्व ही छटनी कर दिया जाता है, मतलब मशीन खराब हुई है उससे पहले उसको हटा दिया गया है, तो वो जबरी छुट्टी पर नहीं माना जाएगा। तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि आप अभी जबरी छुट्टी पे हैं और उसे जबरी छुट्टी का अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वर्कमैन ऐसा हो जिसका नाम औद्योगिक संस्थान के रजिस्टर्ड में हो, मतलब वो अभी प्रेजेंट तौर पे काम कर रहा हो। इस जबरी छुट्टी का मेन तत्व एलिमेंट क्या है कि एक अस्थायी कामबंदी है, मतलब टेम्परेरी रूप से काम को बंद किया गया, क्योंकि भाई मशीन खराब है इसलिए बंद किया गया है। तो जो जो वर्कमैन आज आए हैं वो क्या हो गए? जबरी छुट्टी के सारे फायदे जो अधिकार हैं वो मिलेगा। अब काम से कर्मचारी को अलग रखने का मतलब इम्प्लीटेशन कैसे होगा? इम्प्लीकेशन कि जिस कारोबार में वो कर्मचारी काम कर रहा है, काम चलता रहेगा और कार्य से अलग वो रहेगा, पर बाद में जब वो काम करेगा तो उसको उस दौरान जो अधिकार मिले हुए वर्कमैन को वो अधिकार मिलेंगे। अब जबरी छुट्टी के विषय में 1976 के संशोधित अधिनियम द्वारा ये परिवर्तन कर दिया गया कि कोई भी कर्मचारी बदली कर्मचारी को छोड़ के जिसका नाम रजिस्टर्ड पर चढ़ा हुआ है, काम के उस समय तक अलग नहीं रखा जाएगा जब तक कि सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी की पूर्व स्वीकृति उसे नहीं ली हो। अब यदि जबरी छुट्टी बिजली फेल हो जाने के कारण या किसी नेचुरल आपदा के कारण देना पड़े तो प्रीवियस परमिशन शर्त लागू नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल आपदा हमेशा अचानक से ही आती है। तो इसमें पहले से कैसे बताया जा सकता है? जबरी छुट्टी का कारण क्या हो सकता है? कॉजेज ऑफ ले ऑफ। तो इसमें कारण क्या होगा? कभी भी मशीन चलना असंभव हो जाए, कहीं पे बिजली की आपूर्ति बंद हो जाए, कहीं पे पानी की कमी हो जाए और मशीन ना चल पाए, कहीं पे कच्चे माल की कमी हो जाए, कहीं मशीन टूट जाती, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, और कभी इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है सुरक्षा से रिलेटेड। तो ऐसे में क्या हो जाता है? जबरी छुट्टी या ले ऑफ हो जाता है। तो इस पर ये जो 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, इससे आपको पता चलता है कि कब कब जबरी छुट्टी दी जाती है। अब जबरी छुट्टी से संबंधित प्रावधान क्या? प्रोविजन रिगार्डिंग ले ऑफ। जब कोई वर्कमैन जो है बदली के कारखाने में कार्य करने वाले या कैजुअल वर्कर को छोड़कर जिसने 1 साल की नौकरी पूरी कर ली है, जबरी छुट्टी पे भेजा गया हो, तो उसे पूरा वेतन नियोक्ता द्वारा दिया जाएगा। केवल 50% होगा जो उसे
अन्यथा नौकरी में रहते और कार्य करते हुए प्रतिष्ठान से प्राप्त होगा। जबरी छुट्टी के दौरान 50% वेतन प्राप्त होता है, क्योंकि काम तो हुआ नहीं, काम से हटाया नहीं गया आपको वेतन मिल रहा है, लेकिन चूंकि काम नहीं हुआ इसलिए 50%। पर ऐसा श्रमिक प्रतिकर की मांग नहीं कर सकता है जिससे कि उसे औद्योगिक प्रतिष्ठान में जिसमें यह नियमित रूप से कार्य करता है वैकल्पिक कार्य अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट करने से इनकार कर दिया हो कि जब तक मशीन बंद है तब तक मैं दूसरा काम उसी कंपनी में कर लेता हूँ। ऐसा उसने किया नहीं, उसने दूसरा काम नहीं किया। यही नहीं बल्कि उस स्थिति में भी प्रतिकर कंपनसेशन की मांग ना कर सकेगा यदि उसे नियोक्ता के किसी अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान में जो 5 मील की परिधि के भीतर स्थित है उसने वैकल्पिक कार्य करने से इनकार कर दिया हो। अब वैकल्पिक कार्य में नियोक्ता की राय में किसी विशेष दक्ष यानी किसी के पास स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं है, किसी पूर्व अनुभव प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिना भी वैसा कार्य कर सकता है। कुछ नया, मान लो फैक्ट्री का एक पोर्शन बंद हुआ, दूसरे पोर्शन में कुछ और काम हो रहा है, इसके लिए उसमें स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं, ना ही प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और वैकल्पिक कार्य के लिए वही वेतन वही पारिश्रमिक दिया जाएगा जो मौलिक कार्य में मिलता था। तो चाहे तो वो ऑप्शनल कर सकता है, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको ले ऑफ नहीं माना जाएगा। अब वो निर्धारित औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्धारित समय पे ही कम से कम एक बार भी उपस्थित नहीं होता है। जबरी छुट्टी हड़ताल उत्पादन की गति धीमी करने के लिए कर्मचारी के प्रयास के परिणाम स्वरूप दी गई हो तो भी उसको प्रतिकर नहीं मिलेगा। अगर वो हड़ताल या काम स्लो करने के चक्कर में जबरी छुट्टी ले रहा है तो उसको किसी भी तरह का प्रतिकर नहीं मिलेगा। अब इसमें अधिनियम की धारा 25C और 25E ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रति लागू नहीं होंगे जिनमें 50 श्रमिकों से कम श्रमिक कार्य कर रहे हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान में जो मौसमी है यानी सीजनल है, किसी एक मौसम में औद्योगिक प्रतिष्ठान शुरू किया गया और रुक रुक के काम होता है, जैसे कि चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री क्या होती है, हमेशा पूरे साल नहीं चलता रहता है, तो यहाँ पे जबरी छुट्टी अप्लाई नहीं होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 क के अनुसार ये भी प्रश्न उठता है कि कोई उद्योग का स्वरूप मौसमी है या नहीं है, कोई कार्य रुक रुक के हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका निर्णय कौन लेगा, सरकार लेगी। और अधिनियम द्वारा जबरी छुट्टी के वर्जन के विषय में भी कुछ व्यवस्था की गई है, जैसे कि मौसमी और कार्य रुक रुक के होता है, ये तो पता ही है। ये 12 महीने की अवधि के आधार पर निकाला जाता है कि ये जो रुक रुक के हो रहा है तो 12 महीने में रेशियो निकाला जाएगा। इसके बाद संशोधन अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि कोई भी कर्मचारी जो कि श्रमिक नहीं और उस समय जबरी छुट्टी पर नहीं रखा जाएगा जब तक कि नियोक्ता ने सरकार से पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त कर ली हो। मतलब वो जबरी छुट्टी पे नहीं माना जाएगा अगर वो ऑलरेडी वहाँ का श्रमिक नहीं है, तो जबरी छुट्टी क्यों माना जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए किसी भी पर्सन को वहाँ पर उस जगह पे सोच करके, तो आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। अगर किसी नियोक्ता ने किसी कर्मचारी को जबरी छुट्टी पे रखा है तो नियोक्ता अधिनियम के प्रभावी होने के 15 दिन के अंदर अनुमति प्राप्त कर लेगा और उस परिस्थिति पर लागू नहीं होगा जबकि जबरी छुट्टी बिजली फेल हो जाने के कारण या किसी दैवीय प्रकोप होने के कारण देनी पड़ी हो। अब सरकार जो है अनुमति के मामलों में जांच करने और उसे देने या ना देने का पूर्ण अधिकार उसी के पास है। अनुमति के लिए एक प्रार्थना पत्र जाएगा, प्रार्थना पत्र में तिथि होगी, अवधि होगी, स्वीकृति होगी, और नियोक्ता को वो प्राप्त नहीं होती है तो मान लिया जाएगा कि उसको सरकार से स्वीकृति नहीं मिली जब तक कि नियोक्ता तक उस प्रार्थना पत्र की स्वीकृति ना पहुँच जाए। और उसके बाद जब नियोक्ता को प्रार्थना पत्र सरकार को नहीं दिया, स्वीकृति से इनकार कर दिया किसी भी कारण से, या उसके में जो तथ्य थे वो गलत थे, तो ये फिर कानूनन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर नियोक्ता का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है, चाहे अल्टरनेटिव वर्क हो चाहे जबरी छुट्टी हो। अब हम चलते हैं छटनी पर, यानी डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट में। साधारण अर्थ में अगर हम लोग कहेंगे ना तो श्रमिकों को काम से हटा दिया गया तो समझिए कि छटनी माना जाता है। और जब किसी वैधानिक आधार पर श्रमिकों को सेवा से हटाया जाता है तो उसे कानूनन तौर पर छटनी कहा जाता है। पर इसकी व्याख्या है अधिनियम की धारा 2(9) में। उसमें कहा गया कि छटनी से मतलब होता है अनुशासन संबंधी दंड के अतिरिक्त किसी भी कारण से उद्योग के नियोक्ता मतलब मालिक द्वारा किसी श्रमिक को सेवा से हटाना या निष्कासित कर देना। बेसिकली छटनी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी श्रमिक को अधिक या अतिरिक्त श्रमिक के रूप में स्वीकार कर उसे सेवा से हटा दिया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ दशाएं जो होती हैं छटनी नहीं माना जाएगा। कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जिसमें से उसको अगर उस पर देखा जाए तो वो छटनी नहीं माना जाएगा। वो दशाएं कौन सी? श्रमिक का स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना, अपनी मर्जी से उसने छुट्टी ली। श्रमिक का वृद्धावकाश के कारण, एज के कारण सेवा छोड़ देना। श्रमिक का लगातार अस्वस्थ होना। इसमें एक केस है आनंद बिहारी बनाम राजस्थान परिवहन निगम में SC ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि लगातार अस्वस्थ रहने के कारण सेवा मुक्ति को छटनी नहीं माना जाएगा।
कोई दंड स्वरूप उसको सेवा से हटाया गया हो तो वो छंटनी नहीं है। व्यापार बंद हो गया हो तब उसको सेवा से हटाया गया तो वो छंटनी नहीं है। और अवैध हड़ताल पर गए श्रमिक को वापस आने पर कार्य पर नहीं लेना भी छंटनी नहीं है। 6 चीज़ें हैं। अगर ऐसी 6 चीज़ें होती हैं तो वो छंटनी प्रक्रिया में नहीं आती है। इसमें गंगाधर पिल्लई बनाम सीमेंस लिमिटेड का निर्णय आया था कि काम की प्रकृति के आधार पर संविदा की शर्त तय है और नियत समय बीत जाने पर सेवा समाप्ति के बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये उद्देश्य प्रेरित है। अब छंटनी के कारण क्या क्या होते हैं। एक तो श्रमिकों की नियुक्ति आवश्यकता से अधिक हो गई हो तो छंटनी की जाती है। कच्चे माल की कमी हो जाती है तो कुछ लोगों को हटा दिया जाता है। अनावश्यक जो मजदूर होते हैं उनको हटा दिया जाता है। निरंतर अगर किसी संस्थान को हानि हो रही है तो कुछ लोगों की छंटनी कर दी जाती है। जो माल के आयात पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उस कारण छंटनी हो जाती है। और जबरी छुट्टी के श्रमिकों को 45 दिन बाद छंटनी करना होता है। अब छंटनी के लिए पूर्ववर्ती शर्तें क्या क्या होती हैं तो ये है धारा 25(च) से 25(ढ) तक कि कैसे कब कब छंटनी की जा सकती है, उसकी शर्तें क्या क्या हैं। तो 1 माह या 3 माह की लिखित सूचना छंटनी के कारण देना होगा और अवधि समाप्त ना हुई हो तो छंटनी सूचना देनी होगी और मजदूरी का भुगतान होगा या नहीं होगा ये भी बताना होगा। यानी कि छंटनी की एक तिथि निर्धारित करना ज़रूरी है। नोटिस ज़रूरी है, नोटिस पीरियड होना चाहिए। ऐसे ही अचानक से छंटनी नहीं हो सकती। इसमें केस लिख सकते हैं आप बम्बई राज्य बनाम हॉस्पिटल मजदूर सभा में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 500 या उससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं वहाँ 3 महीने के नोटिस और इसके एवज में 3 माह की मजदूरी देना जरूरी है। दूसरा, छंटनी के अवसर पर कामगार की क्षतिपूर्ति नहीं की गई है तो वर्ष की पूरी सेवा के लिए उसके 6 माह से अधिक है तो उसको कम से कम एवरेज वेतन जरूर मिलना चाहिए। तीसरा, उचित सरकार को निर्धारित रीति से सूचना नहीं दी गई हो तो इसमें एक केस है लाल मोहम्मद और अन्य बनाम इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब इसके बाद छंटनी और जबरन छुट्टी में अंतर क्या है तो छंटनी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत श्रमिक और नियोक्ता के संबंध समाप्त हो जाते हैं। श्रमिक दूसरे स्थान पर काम करता है और छुट्टी पर वह श्रमिक और नियोजन के संबंध बने रहते हैं। छंटनी के लिए सुनिश्चित आधार और सिद्धांत का प्रयोग होता है जबकि जबरी छुट्टी के लिए कोई सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता है। छंटनी प्रत्येक दशा में प्रतिकर मिलता है जबकि कुछ दशाओं में जबरी छुट्टी में प्रतिकर नहीं मिलता है। बदली श्रमिक काम पर लौटाए जाने पर प्रतिकर के अधिकारी नहीं होते जबकि छंटनी के लिए बात लागू नहीं होती है। प्रतिकर की देयता के संबंध में भी छंटनी और जबरी छुट्टी महत्वपूर्ण अंतर है। जबरी छुट्टी के दशा में प्रतिकर की दर जो होती है, महंगाई भत्ता जो होता है वो 50% है, लेकिन छंटनी के लिए 16 दिन का औसत वेतन माना जाता है। अगर कोई पूछे की डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट में तो पहला आपका क्या होगा, नियोक्ता और उसके श्रमिक के बीच के संबंध से रिलेटेड। दूसरा, आधार व सिद्धांत से रिलेटेड। और तीसरा, प्रतिकर से रिलेटेड। चौथा, मतलब उनकी देयता जो वेतन होती है उससे रिलेटेड अंतर होता है। अब इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डिफरेंस समझ में आता है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो केसेस मैंने आपको नोट डाउन कराए हैं वो केसेस के नाम भी लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे बम्बई राज्य बनाम हॉस्पिटल मजदूर सभा, दूसरा लाल मोहम्मद और अन्य बनाम इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। एक केस है मोहन लाल बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कर्मकार की सेवा निरंतर मानी जाएगी और वो सभी प्रासंगिक लाभों का हकदार होगा। चौथा, एक मैंने केस बताया आनंद बिहारी बनाम राजस्थान परिवहन निगम लिमिटेड जिसमें लगातार अस्वस्थ रहने के कारण सेवा मुक्ति को छंटनी नहीं माना जाता, ये कहा गया। तो मैंने आपको 4 केसेस बता दिए। साथ ही साथ मैंने सारी धाराएं मेंशन कर दी हैं उस एक्ट के तहत कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन कौन सी धारा के तहत जबरी छुट्टी का डेफिनेशन दिया गया है, जबरी छुट्टी का कारण दिया गया है, जबरी छुट्टी से जुड़े प्रोविज़न्स दिए गए हैं 25C से लेकर 25E तक। सेम उसी तरह छंटनी से रिलेटेड धारा में कौन सी है, धारा 2(9) है और इसमें छंटनी से रिलेटेड शर्तें धारा 25(च) से लेके 25(ध) तक दिया हुआ है। और लास्ट में आपको लिखना है छंटनी और जबरी छुट्टी में अंतर और कंक्लूड कर देना है। अब इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर क्लासेस थोड़ा फास्ट लग रही हो तो इसको प्ले मोड जो है ना थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, आराम से सुन करके एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा और बस उसी फॉर्मेट को लर्न करिएगा। एग्ज़ाम टाइम में आपको उसी फॉर्मेट को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। कुछ ये फैक्ट्स हैं जो याद होने चाहिए, बाकी इसमें कंसेप्ट तो बहुत ही आसान है समझने का। अगर ना समझ में आए तो आप एक इंसान के मतलब एक श्रमिक के तौर पर उस जगह पे अपने आप को इमेजिन करके आंसर निकालिएगा तो आपको सारा आंसर जो है वो समझ में आ जाएगा। चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को अगर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी।
बाकी की सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की सारे LLB के सारे पेपर की हिंदी में क्लासेस चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो ज़रूर विजिट करके देखें। अगर आपको नहीं मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। जो भी टॉपिक पे आपको क्लास देखनी होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।